नमस्कार मित्रों। हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि कैसे क्या कोर्ट का स्ट्रक्चर्स होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे हमारे जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बनाती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ इनैक्टेड इन पार्लियामेंट। तो देखिए सबसे पहले जो होता है, मिनिस्ट्री ड्राफ्ट्स अ टेक्स्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ कॉल्ड बिल। एक जो मान ली कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ लिखेगी। जैसे आपको भी कोई अगर रिक्वेस्ट लेके जाना होगा तो सबसे पहले लिखित में एप्लीकेशन देते होंगे, तो वैसे ही एक एप्लीकेशन एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। क्या क्या उसके मतलब कि नियम होंगे, कानून होंगे, तो उसे हम लोग बिल कहते हैं। और जब वो बिल पास हो जाता है, जब फाइनल प्रेसिडेंट साहब का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है, तब वो एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले बिल तैयार करेगी। अब बिल तैयार करने के बाद वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगी। बिल सेंड्स टू द लॉ मिनिस्ट्री। अब लॉ मिनिस्ट्री के पास क्यों भेजेगी, ये भी बात होता है। तो लॉ मिनिस्ट्री के पास इसलिए भेजेगी क्योंकि वो लॉ मिनिस्ट्री वहां चेक करेगी कि क्या जो बिल आ रहा है वो बिल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। मान ली कि कोई बना दिया बिल की आज से भारत में किसी को भी मार सकते हैं, तो लॉ मिनिस्ट्री चेक करेगी, लिखेगी कि नहीं ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसे पास नहीं, बिलों को वापस भेज देगी। अब हर बिल तो पार्लियामेंट में डायरेक्ट जा नहीं सकती है, इसलिए पहले लॉ मिनिस्ट्री का उसमें लॉ मिनिस्ट्री साहब फिर उसे अप्रूव कर देते हैं। तो अब शुरू होता है, बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल दो प्रकार के होते हैं। तो जो बिल मिनिस्ट्री द्वारा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग पब्लिक बिल कहते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा नहीं, कोई इंडिविजुअल, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे तो अपोजिट पार्टी के चाहे तो इसी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के ही प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग प्राइवेट बिल कहते हैं। आमतौर पर प्राइवेट बिल पास जल्दी नहीं हो पाता है, पब्लिक बिल ही ज्यादातर पास होते हैं। तो पब्लिक बिल आ गया तो इसे फिर फर्दर रीडिंग से गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो मेंबर हु वांट टू प्रेजेंट द बिल आस्क परमिशन ऑफ द हाउस। तो देखिए जैसे कि अब सबसे पहले जो मेंबर होते हैं वो बिल को ड्राफ्ट, जो बिल को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो उससे पहले परमिशन मांगते हैं लोकसभा के स्पीकर से। अगर राज्यसभा में कर रहे तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि वहां के चेयरमैन होंगे, तो उनसे परमिशन मांगेंगे। हुजूर क्या हम बिल को प्रेजेंट कर दें। जैसे कि आप भी क्लास में अगर कोई काम रहता होगा तो सबसे पहले टीचर से परमिशन मांगते होंगे। तो अगर परमिशन आपको मिल गया तो सही है, अगर परमिशन नहीं मिला तो फिर आप प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा बिल को। तो परमिशन आस्क द परमिशन ऑफ द हाउस। बिल इंट्रोड्यूस बाय इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। तो बोलेंगे ठीक है आप बिल को प्रेजेंट कर दीजिए। तो प्रेजेंट जब बिल को करेंगे तो उसमें सिर्फ टाइटल, जो बिल का टाइटल होगा, और क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब क्या उसके गोल हैं, वो प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में या राज्यसभा में अगर हुआ है तो राज्यसभा में प्रेजेंट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का बिल होता है। तो बिल देखिए, बिल और चार तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल, और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जिसमें संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। तो ऑर्डिनरी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा से भी शुरुआत उसकी की जा सकती है और राज्यसभा से भी शुरुआत उसकी की जा सकती है। लेकिन जो मनी बिल होगा उसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा से ही की जाएगी और राज्यसभा में सबसे पहले नहीं भेजा जाएगा। तो अगर ऑर्डिनरी बिल हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर बिल ऑर्डिनरी बिल होता है, तो किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर दिया गया, टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसका पढ़ लिया गया, लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो देखिए अब बिल जो होगा वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया, मतलब क्या वो एक इतिहास बन गया। अब इतिहास में आप सर्च, मान ली नेट पे आपको सर्च करना है कि अभी तक कितने बिल प्रेजेंट किए गए हैं लोकसभा में, तो जब तक वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं किया जाता वो आपको ऑफिशियली नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि फर्दर पास होगा या नहीं पास होगा उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। अभी चर्चा हो रही है कि क्या बिल को ऑफिशियली पार्लियामेंट ने सहमति दे दी है डिस्कशन के लिए या नहीं दी है। तो जैसे ही बिल गैजेट ऑफ इंडिया में पास हो गया, अब वो बिल ऑफिशियली तौर पर पब्लिश कर दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। फर्दर जैसे पब्लिश हो गया, फर्दर सेकेंड रीडिंग के लिए बिल चला गया। तो अब सेकेंड रीडिंग में क्या होगा हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड रीडिंग में प्रिंटेड कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल मेंबर। सभी मेंबर्स को एक वो कॉपी जो बिल प्रेजेंट किए होंगे, जो मिनिस्ट्री बिल प्रेजेंट की थी पार्लियामेंट में, उसकी एक एक कॉपी फोटोकॉपी करा लिया जाता है। वहीं पे पार्लियामेंट में फोटोकॉपी का मशीन, बड़ा आम मशीन रखा हुआ रहता है, तुरंत 500 कॉपी तुरंत निकाल कर
सभी को प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग तो जो पढ़े लिखे हैं वो अपना बिल पढ़ेंगे, बाद में डिबेट में काम देगा। अब जानकारी रहेगा तब ना डिबेट होगा, इसलिए कॉपी दे दिया जाता है। अब प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन आर जनरली डिस्कस्ड। तो देखिए यहाँ भी बिल डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पर क्या उसके उद्देश्य हैं, प्रिंसिपल या फिर क्या सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रोविजन है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। अब ये सब डिस्कस कर लिया गया। अब ये सब क्यों डिस्कस किया जाएगा, बात समझिए। अब हर बिल को तो लोकसभा में बहस नहीं किया जा सकता, एक देश है और सत्र कितने दिन का, 3 सत्र होती है, एक महीना, लगभग 1 से 1.5 महीना का। अगर हर बिल को डिस्कस किया जाएगा तब ये संभव नहीं है देश चलाना। तो अब वहां पर क्या किया जाएगा, देखिए अब मान लिए डिस्कशन कर लिया गया उसका प्रिंसिपल्स को, तो बिल तो चाहे तो तुरंत कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा, तुरंत सहमति अगर दे दी हाउस ने तो तुरंत उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। नहीं तो बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। अगर सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया तो उसे ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा गया। आप समझते हैं सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी क्या होता है। तो अगर एक कमेटी बनाई जाएगी, अगर कमेटी मान लीजिए लोकसभा में बिल को पास प्रेजेंट किया गया तो लोकसभा के ही कुछ मेंबर द्वारा, कुछ वरिष्ठ मेंबर या फिर कुछ चुनिंदा मेंबर्स का एक कमेटी बना लिया गया। याद रखिएगा सेम हाउस का अगर कमेटी बनेगा तो वो सेलेक्ट कमेटी कहलाएगी। लेकिन अगर ये डिसीजन लिया गया कि नहीं बिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो लोकसभा के कुछ मेंबर्स और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स दोनों को मिला के अगर कमेटी बनाया गया तो उसे ज्वाइंट कमेटी हम लोग कहेंगे। तो बिल को आगे बोला जाएगा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए। अगर वो कमेटी मान लीजिए कि यह कह देती है कि बिल को प्रेजेंट किए जाने योग्य है बिल, तो उस पर चर्चा की जाएगी, नहीं तो वहीं से बिल को वापस खारिज कर दिया जाएगा। तो अब मान लीजिए कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, सेलेक्ट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी, तो फिर बिल वापस से डिस्कशन के लिए थर्ड रीडिंग के लिए जाएगी। लेकिन याद रखिएगा एक चीज और कि अगर मान लीजिए बिल को तुरंत कंसिडरेशन में ले लिया गया और यहीं से तो जैसे ही कंसिडरेशन में ले लिया गया वैसे ही वो थर्ड रीडिंग के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, मान लीजिए कि अगर हमको फर्स्ट रीडिंग कराने का मन नहीं है, हमको किसी सभी मेंबर से पूछने का मन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन के पास जाएंगे। अगर वो डायरेक्ट अनुमति दे देते हैं तो डायरेक्ट बिल फर्स्ट रीडिंग के पास नहीं जाएगी, डायरेक्ट फर्स्ट रीडिंग होगी ही नहीं, डायरेक्ट सेकेंड रीडिंग में बिल आ जाएगी। आप समझते हैं थर्ड रीडिंग में क्या होता है। तो थर्ड रीडिंग में बहस होगा, सब आपस में भेड़िया धसान बना देंगे एकदम, पूरा संसद भवन को लड़ाई झगड़ा होगा, डिबेट होगा। एक बिल को पास होने में इतना महीना लगेगा कि मत पूछिए। अब डिबेट हो गया, फिर उसके बाद वोटिंग होगा। अब वोटिंग के लिए रिस्पेक्टिव बिल के लिए रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया होता है, कहीं 2/3 बहुमत से पास कराना रहता है, कहीं 50% से। तो वो सब हम लोग पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। वोटिंग हो गया, अब मान लीजिए वोटिंग हो गया तो उस हाउस से पास हो गया बिल। अब पास हो गया जैसे ही बिल वो सेकेंड हाउस में जाएगी। अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगी, और राज्यसभा से अगर पास हुआ तो लोकसभा में आएगी। सेम डे भी आ सकती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का बिल सेम डे आ सकता है। दोनों हाउस की दूरी लगभग 100 मीटर है। एक कमरा मान लीजिए है तो बगल एकदम सामने वाला कमरा राज्यसभा है। तो मान लीजिए कि बिल सेकेंड हाउस में आया, सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग फॉलो होगा। अब मान लीजिए कि बिल सेकेंड हाउस से भी बिल पास हो गया तो अब तुरंत राष्ट्रपति भवन बिल चला जाएगा। अब राष्ट्रपति भवन चला जाएगा तो राष्ट्रपति साहब का हस्ताक्षर उसमें चाहिए। तो राष्ट्रपति साहब चाहे तो राष्ट्रपति साहब बिल को देखेंगे। अभी तक याद रखिएगा एक्ट नहीं बना है, बिल ही है। बिल को देखेंगे तो उनके पास 3 ऑप्शन होगा, वो चाहे तो बिल पर अपनी सहमति दे दें या फिर बिल को पुनर्विचार के लिए वापस से हाउस भेज सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि वो एक ही बार पुनर्विचार के लिए हाउस में भेज सकते हैं, दूसरी बार वो एकदम उन्हें साइन करना ही करना होगा। या फिर तीसरी बात एक पॉकेट वीटो होता है, प्रेसिडेंट साहब ना उसे हाउस में पुनर्विचार के लिए भेजे ना उस पर साइन करे, वैसे ही बिल को अपने पॉकेट में रख लें। पॉकेट में नहीं मतलब कि डेस्क पे रख लें, डेस्क पे ही बिल रखा रहेगा हमेशा। आफ्टर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया तो बिल एक्ट बन गया। अभी एक्ट बना है, याद रखना है, अभी वो सर्कुलर में नहीं आया है। जैसे कि कोई डिसीजन ले लिया जाता है, मान लीजिए बोर्ड मीटिंग हुआ कॉलेज में, प्रेसिडेंट डायरेक्टर सर का, तो डायरेक्टर सर कहें कि आज से 10% फीस बढ़ा दिया गया, उस पर डायरेक्टर सर का साइन हो गया, तो फीस 10% बढ़ गई। लेकिन जब तक उसे स्टूडेंट के सर्कुलर में नहीं आएगा तब तक वो वैलिड होगा नहीं होगा। तो अब बिल को क्या, अब एक्ट को, अब जो काम होगा वो एक्ट के जरिए होगा।
अब एक्ट को भेज दिया जाएगा रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास। मान लीजिए कि अगर बिल जो है वो रिस्पेक्टिव, मान लीजिए कि बिल अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाए थे, तो एक्ट को वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी समझते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई करेगी, रूल्स और रेगुलेशंस उस पर बनाएगी, और रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे ही बना देगी और पब्लिश कर देगी उसे गैजेट ऑफ इंडिया में वापस से, तो वो वापस पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। जैसे आप देखिए CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था वो पास हो गया था, CAA हो गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर राष्ट्रपति साहब का हस्ताक्षर भी हो गया, लेकिन अभी तक जो होम मिनिस्ट्री है उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना पाई है। कोरोना के कारण अभी तक उसमें देरी हो रहा है, सब में चुनाव था, इस कारण भी उसमें अभी देरी किया जा रहा है। तो अभी तक वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ है हमारे देश में, ये याद रखना है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की कि जैसे ही राष्ट्रपति साहब साइन कर देते हैं वो बिल एक्ट हो जाता है और देश में लागू हो जाता है। नहीं, उसके बाद जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर नोटिफाई नहीं करेगी, सर्कुलर जारी नहीं करेगी, तब तक वो लागू नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं, ये तो पूरा खत्म हो गया। कॉमन लॉ क्या होता है? तो देखिए कॉमन लॉ में जो चीज लिखी गई है वो चीज हम लोग पिछले कई वीडियो में वही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो देखिए कॉमन लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, लेटर एडॉप्टेड बाय यूएस। इसके बाद फिर कनाडा ने भी इसे अपना लिया गया और कनाडा द्वारा भी इसे अपना लिया गया और बाकी के कॉमनवेल्थ देशों ने भी इसे अपना लिया गया। अब ये है क्या? तो इसी को केस लॉ भी कहते हैं, कॉमन लॉ को केस लॉ कहते हैं। इट इज अ बॉडी ऑफ अनरिटन लॉ। जो कॉमन लॉ होता है वो किसी भी देश के किसी भी कानून या IPC, CRPC, सिविल कोड लॉ, क्रिमिनल कोड लॉ, ये किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये होता क्या है? तो बेस्ड ऑन द लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है, जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, उस पर बेस्ड होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ाई किया था हम लोगों ने कि लीगल प्रेसिडेंट क्या होता है। तो अगर कोई अपर कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो नीचे के सभी कोर्ट उस डिसीजन से बॉन्ड हो जाते हैं, और अगर उसी तरह का मामला आया फ्यूचर में तो इस जजमेंट के बेसिस पर वो नया जजमेंट दे सकते हैं। तो उसी को कॉमन लॉ भी कहते हैं कि जब जुडिशियरी कोई डिसीजन देती है और उसी डिसीजन को एज ए लॉ फर्दर यूज करती है तो उसी को कॉमन लॉ कहते हैं। लोअर कोर्ट बॉन्ड्स विद द डिसीजन ऑफ अपर कोर्ट्स। तो इसमें कॉमन लॉ में जो लोअर कोर्ट होती है वो अपर कोर्ट के डिसीजन से बंधी हुई होती है। उसके डिसीजन, मान लिए कि अगर आज किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो और ऐसा ही मामला कल नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी आ गया, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जजमेंट देते समय अपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका पूरा सम्मान करेगी और उसी के तहत डिसीजन देगी, उसके विरोध में जाकर डिसीजन नहीं दे सकती है। नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट का अपमान माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट पर एक्शन ले सकता है। तो कॉमन लॉ भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।